तो पिछली क्लास में हमने किया था प्रत्यायोजित विधान क्या है, प्रत्यायोजित विधान के प्रकार कितने होते हैं, उसके रूप कितने हैं, प्रत्यायोजित विधान कैसे संवैधानिक है। और अभी इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे कि प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण के कितने तरीके हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है एलएलबी के 5th सेमेस्टर का पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, एक पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस 2 क्वेश्चन को भी तैयार कर लोगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप पहले भी मेरी क्लास देखोगे तो आपको पता हो कि मेरी कोशिश होती है 2 से 3 किताब और सीरीज़ को कंपाइल करके 2 पन्ने को थ्रू मैं आपको 6 पन्नों का आंसर तैयार कर सकूं, जिसमें कीवर्ड्स भी ना छूटे, कोई वाद भी ना छूटे, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी ना छूटे और आसान तरीके से आप समझ भी जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो क्वेश्चन है प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण के तरीके। अब प्रत्यायोजित विधान क्या है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जो विधानमंडल जो है वो कोई कानून बनाना होता है और उसका थोड़ा सा भाग वो किसी और को प्रत्यायोजित कर देती, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को या अधीनस्थ संस्था को नीति बनाने के लिए दे देती है। तो इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। जो वो बनाती है ना, जैसे कोई स्कीम निकालती है, कोई नियम निकालती है, तो वो सारे क्या है, प्रत्यायोजित विधान है। अब इस पर अगर ऐसे किसी को दे दिया जाएगा बनाने के लिए और उसको संवैधानिक भी मान लिया जाएगा तो उस पर नियंत्रण भी तो जरूरी है ना। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उस पर नियंत्रण कैसे होगा। तो नियंत्रण 3 तरह का है। सबसे पहला नियंत्रण जो होता है वो संसदीय नियंत्रण होता है। अब ये जो संसदीय नियंत्रण, इसका मतलब क्या है, तो संसदीय नियंत्रण का मतलब होता है कि विधायिका द्वारा नियंत्रण इसमें होता है। विधायन बनने पर इसे संसद में लाया जाएगा। मान लो कि आपके उसमें आप सीधे मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया था। मान लीजिए कि कोविड फेज़ आया, कोविड फेज़ में कई तरह के नियम हर स्टेट ने बनाए, ठीक है। तो किसी स्टेट ने कोई नियम बनाया, क्योंकि विधायिका ने उसको ये कार्य सौंपा कि आप अपने स्टेट के सिचुएशन के हिसाब से वो नियम बना लो। तो वो उसने नियम बनाया, किसी संस्था, अधीनस्थ संस्था ने, मेडिकल डिपार्टमेंट ने अलग नियम बनाए। तो क्या होगा, नियम बनाने के बाद उसको संसद में लाया जाएगा। फिर उसके प्रावधान जो उसने रखे हैं कि मास्क पहनना है, इतना, ये इतने बजे से इतने बजे तक लॉकडाउन लगेगा, इसके बाद बाहर नहीं जाए, जो भी नियम बनाए गए उनके प्रावधानों पर चर्चा होगी कि उससे और लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर पर चर्चा होने के बाद उसमें लगता है कि कोई क्लॉज सही नहीं है तो उसमें संशोधन किया जाएगा, या कोई क्लॉज बिल्कुल ख़राब लग रहा है, मतलब यूजलेस लग रहा है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है, तो उसको निरस्त भी किया जाएगा। और फिर एक प्रस्ताव लाया जाएगा एक प्रक्रिया के तहत, फिर अहम अधिनियम को ही प्रवर्तित किया जाएगा, मतलब लाया जाएगा। और ये सब कौन करता है, संसद करता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्यायोजित विधान पे जो नियंत्रण होता है वो संसदीय नियंत्रण होता है। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अब इंग्लैंड में प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण बहुत ही व्यापक और प्रभावी है, क्योंकि संपूर्ण तंत्र जो है वो संसद के समक्ष ही है और संसद के ही समक्ष सादा प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी होता है। तो भारत भी इंग्लैंड की पद्धति के आधार पर यही काम करता है। अब इसमें जब भारत के संविधान के, भारत के संसद के बारे में बात हुई तो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में तो जरूर बात होगी। तो 1950 में अम्बेडकर जी ने भारत में लोकसभा की एक स्थायी समिति बनाई जाए, इस बात पर परीक्षण करेगी कि क्या प्रत्यायोजित विधान मूलभूत सिद्धांत को प्रभावित करती है। मतलब जो भी प्रत्यायोजित विधान बना रहा है उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, जो मूलभूत सिद्धांत है, वो प्रभावित नहीं हो। फिर 1953 में प्रत्यायोजित विधान समिति बनी 1953 में। क्रम से आप अगर इसको कहानी को याद रखिएगा तो बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब इसका कार्य क्या था कि प्रत्यायोजित विधान संविधान के उद्देश्य के अनुरूप ही विधान बनाएगी। संसद के अधिनियम द्वारा वो पारित होगी, मतलब प्रस्ताव आएगा, देखा जाएगा, फिर पारित होगी। और किसी प्रकार का कर आरोपित नहीं होगा, कोई ऐसा विधान नहीं बनेगा जिस पर अलग से कर लगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगी, न्यायालय से बाहर नहीं जा सकता। जो भी विधान बनेगा संविधान से बाहर नहीं जा सकता। भारत की संचित निधि पे कोई भी व्यय का भार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई नियम ना बने जिससे भारत की संचित निधि पे व्यय का भार पड़े। और प्रदान की गई शक्तियों का दुरुपयोग ना, मान लीजिए कि विधायिका ने किसी अधीनस्थ अभिकरण को ये सौंपा है कोई कानून बनाने का अधिकार, तो उस शक्ति का वो दुरुपयोग ना करे और प्रकाशन करने में विलंब ना करे। जो भी उसने बनाया, जो भी अप्रूवल हो गया, उसको प्रकाशित करे ताकि उन लोगों को पता चल सके जिन लोगों से रिलेटेड ये विधान बनाया गया है, उनका प्रयोजन एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी प्रकार से नियम बनाने के सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। विवेक अधिकार का प्रयोग करे पर विवेक अधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए और विधि के प्रावधान
का अनुसरण करते हुए ही, सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ही क्या करना चाहिए, प्रत्यायोजित विधान बनाना चाहिए। ये सब किसमें कहा गया, संसदीय नियंत्रण के थ्रू ये बात प्रत्यायोजित विधान बनाने वाली संस्था या फिर अधीनस्थ अभिकरण को ये प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है। अब संसदीय नियंत्रण के प्रकार क्या है। एक तो सबसे पहले सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा किसी भी नियंत्रण के प्रावधान के बिना। उसके बाद प्रत्यायोजित विधान को लागू किए जाने की एक प्रक्रिया प्रस्तुत की जाएगी। फिर उसमें जो नियम है उनको यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई, डिले नहीं करना है जो भी नियम बनाए गए हैं। फिर उसमें जो शर्त है, शर्तों के साथ आगे संसद उसमें कार्रवाई नहीं करेगा, अगर शर्तें हैं उसमें तो वैसे ही चलेगा। फिर अपेक्षा करना कि संसद सकारात्मक प्रस्ताव पास करे, जो भी उसमें नेगेटिव चीज़ें दिखती है उसको कट हो जाएगा। और नियमों के साथ उनके उद्देश्यों पर भी उनको चर्चा करना होगा। इस सब से क्या होगा कि प्रत्यायोजित विधान जो बनेगा वो छन के बनेगा, मतलब रॉ नहीं आएगा आपके सामने, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा छन के एक बहुत ही बेस्ट प्रत्यायोजित विधान आपके सामने आएगा, क्योंकि संसदीय नियंत्रण के थ्रू वो विधान बना है। अब इसका परिणाम में आप कंक्लूजन लिखिएगा, नरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ, जिसमें प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रावधान जो है वो ये आज्ञापरक होने चाहिए, ये इस वाद में कहा गया। फिर आता है न्यायिक नियंत्रण। दूसरे तरह का नियंत्रण क्या है, न्यायिक नियंत्रण। तो न्यायिक नियंत्रण वर्ड से आप समझ गए होंगे कि न्यायालय का नियंत्रण होगा। संसद का नियंत्रण तो हमने समझ लिया। अब न्यायालय कैसे नियंत्रण करता है, तो प्रत्यायोजित विधान पे भारत का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इस पे न्यायिक नियंत्रण करते हैं। किसी समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी गई थी कि भारतीय विधानमंडलों के अधिकार राजनैतिक हैं, ना कि विधिक है। विधानमंडल को कौन से अधिकार दिए गए, राजनीतिक अधिकार दिए गए, कानूनी अधिकार नहीं दिए गए। इसलिए उनके द्वारा बनाए गए विधान के औचित्य पर न्यायालय को जरूर विचार करना चाहिए। विचार नहीं कर सकता न्यायालय, इससे फिर क्या होगा, नियंत्रण नहीं रहेगा। तो संविधान में शक्ति का प्रत्यायोजन तो करना लिखा हुआ है कि विधायिका कार्यपालिका अपनी शक्तियों को दूसरों को दे सकती है, पर वर्तमान समय में ये जरूरी भी हो गया है। पर विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन असीमित नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड तरीके से अपनी शक्ति दूसरों को दे दें। इसलिए न्यायालय ऐसे प्रत्यायोजन की सीमा से बाहर होने पर जस्त करेगी, ये न्यायालय का काम है। अब विधायन की अवैधता का कारण क्या होता है, तो अधिनियम असंवैधानिक हो, संविधान का उल्लंघन करता हो, संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है, प्रत्यायोजित अधिकार सीमा के बाहर हो, किसी भी दिशा में अविधिमान्य घोषित किया गया हो, विहित प्रक्रिया की अवहेलना करता हो, विधायन असद्भावनापूर्ण ढंग से लागू किया गया हो, प्रकट या अप्रकट अधिकार ना लिया गया हो, तो क्या है, विधायन को अवैध घोषित किया जाएगा। क्या क्या है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के उपबंध का उल्लंघन करता है, किसी अधिकार सीमा के बाहर चला जाता है, अविधिमान्य लगता है और किसी चीज़ की अवहेलना करता है, किसी प्रक्रिया की असद्भावपूर्ण लगता है और अधिकार ना उसमें दिए गए हों, तो क्या हो जाएगा, विधायन की अवैधता घोषित हो सकती है। अब जो तीसरा नियंत्रण आता है वो आता है प्रक्रियात्मक नियंत्रण। ठीक है। तो अब प्रक्रियात्मक नियंत्रण से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने फिर से लिखा है कि 20वीं शताब्दी में प्रत्यायोजित विधान की बात पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी, क्योंकि आधुनिक परिवेश में जहाँ सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक, प्रशासनिक प्रक्रिया को छोड़कर देश आगे बहुत तेजी से बढ़ा, तो प्रत्यायोजित विधान हमेशा के लिए स्थापित हो चुकी है अब। लेकिन मनमानेपन को रोकने के लिए उस पर नियंत्रण रखना जरूरी है। तो मैंने 3 तरह के नियंत्रण बताए। सबसे पहले आपको बताया संसदीय नियंत्रण, फिर न्यायिक नियंत्रण। अब हम पहुंचेंगे प्रक्रियात्मक नियंत्रण पे। तो संसद के लिए संभव नहीं है कि प्रभावकारी नियंत्रण कर सके, क्योंकि संसद हर जगह नहीं पहुंच सकती है, न्यायालय हर जगह नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए जो तीसरा नियंत्रण है वो प्रक्रियात्मक नियंत्रण है। ये रक्षण के उपाय इसमें दिए गए हैं। तो सर सेमी लकार ने कहा 5 बात बताई कि प्रक्रियात्मक नियंत्रण प्राधिकारी जो है वो विश्वसनीय होना चाहिए, ये चेक करता है। प्रत्यायोजन का उसको प्राधिकार मिला हो, ये देखना है। विधान की सीमा उसको परिभाषित की गई और स्पष्ट हो। चौथा, वो सबसे परामर्श उसको लेना चाहिए। और 5वां, नियम में संशोधन के लिए उसमें जरूर उपबंध होना चाहिए। ऐसा फिक्स्ड उसको नियम नहीं बनाना है जिसको बदला ना जा सके। अब प्रक्रियात्मक नियंत्रण के संघटक कौन कौन से हैं, तो प्रभावित होने वाले हितों से पूर्व परामर्श करने के, जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है कानून, उनसे, जैसे मान लीजिए आय से रिलेटेड कोई कानून बन रहा है, मान लीजिए राजस्व से रिलेटेड कोई कानून बन रहा है, कोई मेडिकल कानून बन रहा है, तो जिससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उनसे परामर्श करना, उनके विभाग से परामर्श करना जरूरी है। तो प्रोफेसर गिफिथ कहते हैं कि सरकार के प्रत्येक विभाग की इच्छा होती है कि परामर्श की प्रथा को आवश्यक बना दिया जाए बिना परामर्श के, क्योंकि आपको 10 जगह से जब आप एडवाइस लेते हो तो आइडियाज़ मिलता है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों के संबंध में कोई कानून अगर बन रहा है तो मेडिकल एसोसिएशन से परामर्श लिया जाए। जैसे कोविड वैक्सीन ही जब लागू हुआ और सबको लगाना कंपलसरी किया गया 18 साल से ऊपर, तो ये डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के बिना परामर्श के ये नहीं फॉलो किया जा सकता था, क्योंकि बेसिक नॉलेज उनको ही था
ठीक है। अब प्रस्तावित नियम विनियम का पूर्ण विज्ञापन। अब कोई नियम बन गया तो नियम का पूर्व विज्ञापन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को, उस समूह को ज्ञात हो जाए। और ये जो प्रस्ताव होगा ना, ये कम से कम 40 दिन पहले विज्ञापन द्वारा लोगों को सूचना मिल जाए, सार्वजनिक निकाय द्वारा लोगों को पता चल जाए। पूर्व प्रकाशन की एक पद्धति होती है, सारी स्थिति पर विचार करके ही नियम को अंतिम माना जाएगा। और 40 दिन में हो सकता है बहुत सारे लोग रिएक्ट कर दें कि नहीं नहीं, हम ये नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो वो फिर प्रत्यायोजित विधान नहीं माना जाएगा ना। फिर प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन कैसे होगा, तो इसमें कानून निश्चित करेगा और स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट प्रकाशन होना चाहिए, लिखित प्रकाशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ मौखिक घोषणा हो। प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को जानकारी दी जाए, किस स्थिति से ये लागू हो रहा है, उसकी भाषा, उसका प्रारूप, उसमें वो क्या सुझाव देना चाहते हैं, उसका प्रचार भी हो और उसकी फोटोकॉपी भी लोगों को मिले। और इस प्रत्यायोजित विधान से उन लोगों पर क्या महत्व, उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये बताएं, और मान्यता कैसे मिलेगी, और विज्ञप्ति छापी जाए, उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये लोगों को कन्विंस किया जाए, उसने सीमाओं में रह करके प्रत्यायोजित विधान बनाया ये बताए, उससे लोगों का हित है, लोगों से परामर्श लेके बनाया गया है, तब प्रचार हो। और फिर उसके बाद भी अगर कोई परामर्श, कुछ डिमांड आती है तो फिर संशोधन की प्रक्रिया होगी, यानी कि उसको संशोधन योग्य माना जाएगा। तो इसमें बैंगलोर WG और एस मिल्स कंपनी कॉरपोरेशन वर्सेस बैंगलोर कॉरपोरेशन का एक केस था, जिसमें प्रकाशन हमेशा विधिमान ठहराया जाएगा प्रकाशन होने से पहले। तो अब कंक्लूड कैसे करेंगे, तो हम सारांश में कह सकते हैं कि प्रत्यायोजित विधान जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल है सबसे पहले, प्रजातांत्रिक देशों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा। तीसरा है कि विधियों का निर्माण करने में विवादों का समाधान भी करना पड़ता है, इसीलिए विधियों को अगर अलग अलग बांट के बनाया जाएगा तो इतने विवाद ही नहीं होंगे। चौथा, ये संसदीय अधिकार है और इसलिए संसद भी इस पर नियंत्रण रखती है, ये विधि निर्माण करने में का अधिकार है, तो इसमें धन भी व्यय होता है, लेकिन ये लचीला भी है। आपात स्थिति के लिए बहुत सही है, जैसे कि कोविड टाइम एक हमारे लिए आपातकाल था, इसलिए मैं आपको बार बार वही एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और कार्यों के संपादन पर नियंत्रण लगाए रहना भी जरूरी है, इसलिए 3 तरह के नियंत्रण भी बहुत सही है। इसलिए प्रत्यायोजित विधान जो है डे बाय डे विकसित होता ही जा रहा है। ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो क्लियर हो गया आपका प्रत्यायोजित विधान के कितने प्रकार हैं, नियंत्रण के 3 नियंत्रण के प्रकार, उसको अच्छे से आपको लिखना है, रिवीजन कर लीजिए और पॉइंट वाइज लिखिएगा, तो आपका आंसर जो है बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। आंसर लिखने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और उसको कॉपी पे जो है ना वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। वो इसकी कमी का कारण ये होता है कि हम कई जगह से पढ़ लेते हैं, एक जगह अगर आप कलेक्ट करके पढ़ लीजिएगा तो आप आंसर अच्छा लिख पाइएगा। बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट LLB क्लासेस की प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे ज़रूर देखिए, और क्लासेस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लें।